और आजकल चूंकि दिल्ली की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, चरम पर है राजनीति, चुनाव आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो अंदर से जानते हैं कि चुनाव हारेंगे। तो आज का जो माहौल है, दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे, उपराज्यपाल की तरफ से हमारी फाइलें रोक दी जाती हैं। दिल्ली को उनका हक कैसे मिले, पहली बात तो इनकी सरकार आएगी नहीं। उनको हमेशा विजिलेंस मुख्यमंत्री मानते, दिल्ली के तथाकथित मालिक। तथाकथित मालिक। केजरीवाल से दिक्कत क्या है वैसे आपको? बच्चों की कस्में खा खा कर वो काम कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कर लूंगा, वो नहीं लूंगा। दिक्कत क्या है? काम तो कर रहे हैं। शीश महल के आगे तो एक 7 स्टार फेल है। तो बॉस ये तस्वीर कहां से लाते हैं आप? ये तो दिल्ली की जनता से झूठ बोला, ठगा। मुझे एक काम तो बता दे। ये फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में जाने फ्री की रेवड़ियां क्या है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। केजरीवाल साहब खुद चुनाव हारेंगे। सड़कें टूटी, सीवर फुल, आपको लाकर कर दी भूल। ये उस वक्त में वादा करते थे कि जी मुझे 5 साल दे दो और मैं आपको यमुना में डुबकी लगवा दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स की आरटीआई रोक रखी है। शिक्षा क्रांति से शराब क्रांति तक की लड़ाई लड़ी है। मनीष सिसोदिया जी ने सीट बदल ली। निश्चित तौर पे पिछली बार बाल बच गए थे, उनको पता इस बार उड़ जाएंगे। आज दिल्ली के अंदर अगर मेट्रो ना होती तो दिल्ली का हाल क्या होता है आप सोच सकते हैं। 1000 रुपए तो हुए नहीं, 2100 का वादा और हो गया। चाहते नहीं कि दिल्ली पूर्ण राज्य बने। छोड़िए आप पूर्ण राज्य की बात। तो अब अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, निश्चित तौर के ऊपर मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। अच्छा, अभी भी मुख्यमंत्री केजरीवाल लिखते हैं? एक पोस्टर पे आतिशी की फोटो नहीं। बाप रे बाप। कोई डंडा भी चला रहे हैं आप पीछे से गुप्त रूप से? अच्छा, बीजेपी के जो लोग हैं वो इस बात से जवाब देने से थोड़ा सा हिचक। ये फैसला काम करने का हमारा नहीं है। योगी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया। मुझे एक काम ऐसा बता दे दिल्ली की सरकार, केजरीवाल साहब। आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं और अपने वीडियो एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तस्वीर को पहले फुल फ्रेम दिखाएं। तो देखा आपने, इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो अक्सर हमारे देश में सोशल मीडिया पर टहलती हुई नजर आ जाती हैं, लेकिन आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास है। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड के इस खास शो पर। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वैसे जो मैंने तस्वीर आपको शुरू में दिखाई ना, उसको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में ना अगर किसी व्यक्ति का कोई सांसद, विधायक या कोई राजनेता या फिर यूं कह लीजिए कि कोई आईपीएस या एक आईएएस अधिकारी भी अगर जान पहचान का है या कोई रिश्तेदार है, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है और उसका वो ताउम्र रौब गांठते फिरते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनके पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में बहुत बड़े मिनिस्टर थे और साथ ही एक राज्य के गवर्नर थे, राज्यपाल थे। और इनसे मिलने के बाद आपको लगेगा कि वाकई इनमें अपने पिता के पद का कोई गुमान नहीं है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हरीश खुराना जी का अपने स्टूडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आप अपनी कीमती समय से समय निकाल करके मेरे स्टूडियो में आए, न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड के शो पर आए। और आजकल चूंकि दिल्ली की राजनीति बहुत सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, चरम पर है राजनीति, चुनाव आ रहे हैं और आप ऐसे में समय निकाल कर यहाँ आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सबसे पहले तो आपको, आपके पूरे न्यूज़ स्कूप को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरीश भाई, आपकी राजनीतिक जर्नी को मैं पिछले कई वर्षों से देखता आ रहा हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि स्वर्गीय श्री मदन लाल खुराना जी के साथ मैंने काम किया है एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट। जब वो दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य की लड़ाई लड़ते थे, जब वो दिल्ली के लिए सीलिंग की लड़ाई लड़ते थे, और इतने बड़े कद के एक राजनेता के आप बेटे हैं। मैंने आपके व्यक्तित्व पर या आपके जहन पर कभी इस बात का गुमान नहीं देखा। देखिए, हमें हमेशा सिखाया गया है कि डाउन टू अर्थ रहिए जी। हमें हमेशा मेरे पिताजी कहा करते थे कि पेड़ जितना बड़ा होगा और उसकी टहनी हमेशा झुकी हुई रहनी चाहिए, तभी वो पेड़ फल देता है। तो हमें शुरू से कहा गया कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों के बीच में रहना। हम उसी पिताजी के गुणों को अपनाते हुए जितना हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ उनका जो व्यक्तित्व था उसको अपनाएं, उसी में चल रहे हैं। हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि घमंड करना चाहिए। निश्चित तौर के ऊपर पिताजी का एक व्यक्तित्व था कि दिल्ली की राजनीति में वो एक अच्छे बड़े मुकाम पे रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने बेटों को, बच्चों को पॉलिटिक्स में
आने के लिए कभी उन्होंने आप अपना व्यापार करिए, जब आप अपने व्यापार में सक्षम हो जाएंगे तब आप अपना राजनीति के अंदर आपको अगर इच्छा होगी तो आइएगा। जी। इसीलिए जब वो बीमार हुए और उसके बाद हमने अपना व्यवसाय में ठीक ठाक अर्निंग शुरू कर दी, तो उसके बाद सोचा कि अब वक्त आ गया कि अब पिताजी की लेगेसी को आगे बढ़ाएं। कम से कम अपने दिल्ली की सेवा और अपने विधानसभा की सेवा हम लोग करें। इसलिए राजनीति के अंदर आए हम। सेवा हमारा परम धर्म है और उसी पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। एबीवीपी का सफ़र आपका कैसा था? देखो, कॉलेज का टाइम था। कॉलेज के टाइम पे शुरू से ही संस्कार तो हमें ऐसे ही मिले हैं कि चाहे वो हमारे संघ परिवार से हो, चाहे वो विद्यार्थी परिषद से हो, जो काम हमें दिया गया हमने उसको कोशिश करी। उसके बाद हम व्यवसाय में चले गए। व्यवसाय में जाने के बाद पहले एमबीए किया, उसके बाद व्यवसाय में चले गए। व्यवसाय में रहे। सीलिंग के टाइम पर हम लोग थोड़ा एक्टिव हुए थे। तो उसके बाद अब राजनीति में फुल फ्लेम मुझे 14 साल हो गए आए हुए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें काम दिया उसको निश्चित तौर के ऊपर ईमानदारी से निभा रहा हूँ जी। आगे भी निभाता रहूँगा। हरीश भाई, स्वर्गीय श्री मदन लाल खुराना जी, आपके परम पूज्य पिताजी, दिल्ली को एक मंदिर मानते थे। उनका कहना था कि दिल्ली एक मंदिर है और मंदिर को हमेशा साफ रखना चाहिए। मंदिर को हमेशा एक ऐसा स्थान जो कि पाक साफ हो, जो कि आपको जहाँ बैठ करके, जहाँ रह करके आपको एक आनंद की अनुभूति हो। लेकिन आज दिल्ली की हालत आपके समक्ष है। दिल्ली की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। देखिए, दिल्ली को पिताजी ने हमेशा अपना मंदिर माना है और खुद उसका पुजारी माना है। और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनको देवी देवता माना है। 2 करोड़, हमेशा कहा करते थे कि 2 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं वो मेरे देवी देवता है और मैं उनका पुजारी हूँ। उन्हीं के पच्चीनों पर चलने की हमारी कोशिश है और हम भी उसी सेवा भाव से राजनीति के अंदर आए हैं जी। और जिस प्रकार की आज की डेट में राजनीति हो गई है, वो राजनीति इस टाइप की नहीं है कि वो आपने ठीक कहा कि अहंकार आ गया है। और जिस प्रकार से लोग सिर्फ और सिर्फ उसको व्यवसाय के तौर पे देखते हैं, व्यवसाय के तौर पे नहीं देखते। निश्चित तौर के ऊपर 2014 के बाद, जब नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, जिस प्रकार से उन्होंने हमें गाइड किया कि आप सेवा करिए, लोगों की सेवा करते हुए हम आ रहे हैं। और निश्चित तौर के ऊपर लेकिन दिल्ली का एक मैं दुर्भाग्य मानूंगा कि पिछले 10-11 सालों से एक ऐसी सरकार आई हुई है दिल्ली के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ कहने को तो उन्होंने सबक बहुत अच्छे दिखाए कि हम ये कर देंगे, हम राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन 10-11 सालों के अंदर जिस प्रकार की दिल्ली के अंदर राजनीति हो गई है वो दुखद है। मैं बीच में आपको रोकूंगा। 1993 से लेकर के 1996 तक स्वर्गीय श्री मदन लाल खुराना जी के हाथ में दिल्ली की कमान थी। वो मुख्यमंत्री रहे और मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट करिएगा, उस वक्त में दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार थी, मदन लाल खुराना जी सीएम थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। डेफिनेटली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे होंगे वो कांग्रेस के द्वारा अपॉइंट किए गए होंगे। तो आज का जो माहौल है, दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे, उपराज्यपाल की तरफ से हमारी फाइलें रोक दी जाती हैं, लेकिन काम तो मुझे लगता है कि उस दौरान भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मदन लाल खुराना जी के समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, सड़कों को ले लीजिए, फ्लाईओवर्स को ले लीजिए। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि हमें एक ऐसी सरकार मिली है कि जिन्होंने विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ 10 साल में लड़ाई झगड़े, 10 साल में कॉन्फ्लिक्ट, 10 साल में अहम की लड़ाई को उन्होंने चरम पर माना। 93 में केंद्र में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी जी। और उसके बाद 98 में जब सरकार हमारी दिल्ली में चली गई थी, तो उसके बाद जब शीला जी आई तो उस वक्त सेंटर में वाजपेयी जी थे। लेकिन मैंने कभी भी अपनी राजनीति के अंदर, इनफैक्ट दिल्ली वालों ने भी कभी राजनीति के अंदर इस टाइप का कन्फ्लिक्ट नहीं देखा। डिफरेंस ओपिनियन होते थे, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस ओपिनियन नहीं थे, लेकिन उसको बैठ के सॉल्व करना, 2 कदम आगे आप आगे बढ़ो, 2 कदम सामने वाला आगे बढ़ता था, तो इस टाइप की राजनीति होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा इस दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अभी, आज जो करंट अभी रिजाइन देके गए हैं जी, उनको हमेशा विजनलेस मुख्यमंत्री मानता हूं। दिल्ली के तथाकथित मालिक उसको विजनलेस मुख्यमंत्री इसलिए मानता हूं। मैं 2-3 एग्जाम्पल छोटे से देता हूं जी। केंद्र में नरसिम्हा राव जी की सरकार, दिल्ली के अंदर एक खुराना जी ने सपना देखा कि दिल्ली के अंदर एक मेट्रो होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर एक अपना अलग एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो इसको अमली जामा का पहनाने का काम। पहला मुझे याद है कि 93 के अंदर 2 दिसंबर को सरकार आई थी 93 के अंदर, और 31 मार्च को जब बजट पेश हुआ था, 31 मार्च का जब बजट पेश हुआ था, उसके अंदर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए प्रावधान कर दिया गया था पैसे का, वहाँ से मेट्रो की शुरुआत हुई। उसके बाद उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए साहब सिंह जी आए, उसके बाद शीला जी ने उसको आगे बढ़ाया। आप सोचिए कि उस वक्त का विजन
कि आने वाले 20 साल 30 साल के अंदर दिल्ली कैसी होगी। वो विजन था उस वक्त के लोगों के अंदर। और आज सोचिए, आज दिल्ली के अंदर अगर मेट्रो ना होती तो दिल्ली का हाल क्या होता है, आप सोच सकते हैं। जिस प्रकार की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आज हो गई है जी, आप सोचिए कि दिल्ली के अंदर आज मेट्रो आज लाइफलाइन बन चुकी है। लोग लगभग 70-80 लाख लोग रोज मेट्रो से ट्रेवल करते हैं जी। और अगर आज मेट्रो ना होती तो सोचिए दिल्ली कहाँ होती। ये उस वक्त का विजन की वजह से आज हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उस वक्त की सरकारों ने इसको आगे करा। जी। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ तो ग्रैब फुल लगा के कभी भी गाड़ी बंद कर देते यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। उस वक्त की सरकारों में कैसा समन्वय होता था, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जी। दिल्ली के अंदर यमुना का अपना पानी नहीं होता था। जी। उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री खुराना जी, वाटर ट्रीटी की बात कर रहे मैं हैं। वाटर ट्रीटी की बात कर रहा हूँ, यमुना के जो समझौता हुआ था उस वक्त मुलायम सिंह जी यूपी से, पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार, हिमाचल की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर, और राजस्थान की सरकार उसके अंदर थी, सारी सरकारों ने बैठ के, उस वक्त मुझे याद है विद्याचरण शुक्ल जी जल संसाधन मंत्री होते थे। ओके। दिल्ली को उनका हक कैसे मिले, दिल्ली को उनका हक, क्योंकि दिल्ली यमुना यहाँ से जाती है तो हक मिलना चाहिए। उस वक्त वाटर ट्रीटी हुई थी जिसको बाद में मुनक नहर बना के उसको आज दिल्ली का पानी मिला। आप सोचिए उस वक्त का समन्वय ना होता और जिस प्रकार से पानी के लिए अन्य राज्य, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, जिस प्रकार से झगड़े करते हैं, आप सोचिए कि क्या हाल होता। लेकिन इस सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, जो करंट सरकार है, मुझे एक काम ऐसा बता दे दिल्ली की सरकार, केजरीवाल साहब, कि आने वाली जनरेशन आपको याद रखे कि आपने 20 साल बाद, जब हमारी जनरेशन के बाद हमारे बच्चे आगे आएंगे, कि इस सरकार ने ये काम किया था। आज हम दिल्ली के अंदर खुराना जी को मेट्रो के लिए जानते हैं, शीला जी को हम फ्लाईओवर्स के लिए जानते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार मुझे एक काम तो बता दे। ये फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में फ्री की रेवड़ियाँ क्या है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। कहते थे बिजली फ्री, पानी हाफ, मतलब पानी बिजली हाफ पानी माफ जी। लेकिन आज भी हालत ये है, दिल्ली के सेवा बस्तियों की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली के अंदर सेवा बस्तियों में आज भी लोगों के हजारों रुपए के बिल आते हैं। सेवा बस्ती वाले रोज हमारे घर आते हैं, देखिए जी 2000 का, 2500 का, 4000 का, 5000 का बिल आ रहा है। तो काहे बात की माफी, मतलब हाफ कैसे बात का। पानी का तो खुद केजरीवाल मान चुके हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का, आप याद करिए कुछ दिन पहले उन्हीं का बयान था कि दिल्ली के अंदर लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, कृपया करके आप बिल में पे मत करना, मैं दोबारा आऊंगा तो, जो वो जेल में थे, दिल्ली में दोबारा आऊंगा तो इसको खत्म कर दूंगा। दो बातें उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर ली। पहली, वो तो कहते थे पानी पानी माफ, तो बिल क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब आपने दिल्ली की जनता से झूठ बोला, ठगा। दूसरी बात, वो कहते हैं जब मेरी दोबारा सरकार आएगी तो माफ कर दूंगा। तो भाई अभी तो आपकी सरकार है, 10 साल से आप हैं, क्यों नहीं माफ किया। इसलिए मेरा कहना है इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगा है, और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि दिल्ली की लोग इसको जवाब देंगे। लोग तंग आ चुके हैं, लोग अब इस प्रकार की, जिस प्रकार की रेवड़ियां दोबारा बांटने की कोशिश की जा रही, मुझे लगता नहीं कि दिल्ली के लोग अब इनकी बातों में आएंगे, तो थक चुके हैं। 2100 रुपए पेंशन। देखिए, दो बातें इसके अंदर भी आती हैं। मार्च के अंदर इन्होंने 1000 रुपए का प्रावधान किया कि 1000 रुपए मैं बजट के अंदर पेश करूँ, रखा, उन्होंने रखा जी। क्यों नहीं दिया अभी तक, किसने रोका हुआ था आपको? पहली बात। अभी इन्होंने घोषणा क्या करी कि 1000 रुपए शुरू कर रहा हूं और 2100 रुपए चुनाव के बाद करूंगा। अभी क्यों नहीं किया, चुनाव से पहले क्यों नहीं करा? तो 1000 रुपए भी शुरू हो गए। दूसरी बात, उसी बार आ रहा हूं, 1000 रुपए तो हुए नहीं, 2100 का वादा और हो गया। सवाल अरविंद केजरीवाल साहब से आज मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, 10 साल से आपकी सरकार थी, क्यों नहीं दिया आपने 10 साल के अंदर? तब भी दे देते, क्यों नहीं दिया? दूसरी बात, यही वादा आपने पंजाब में किया था। 2 साल से आपकी सरकार है, लोगों ने, पंजाब के लोगों ने आपको विश्वास करके, पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। यहां तो आप कहते हैं कि एलजी काम नहीं करने देता, वहां तो कोई रोकता नहीं आपको। लेकिन 2 साल से ऊपर हो गई सरकार आपकी वहां पे पंजाब के अंदर, क्यों नहीं दिया अभी तक? वहां की महिला आज तक कह रही है कि भैया सानू तो दे दो, आज तक सानू तो देता नहीं। पंजाब के लोग वो कह रहे हैं, और दिल्ली में आप दिल्ली में शुरू कर रहे हो। क्या दिल्ली की जनता को आप बेवकूफ समझते हो क्या? सवाल ये है, सवाल यही उठता है, 10 साल से क्यों नहीं दिया? मार्च में हमने प्रोविजन किया था, अभी तक क्यों नहीं दिया? उसके बाद पंजाब में आपने वादा किया था, क्यों नहीं दिया? आज लोग पूछ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जितनी मर्जी फ्री की रेवड़ियां बांट लें, कोशिश कर लें, पहली बात तो इनकी सरकार आएगी नहीं। दूसरी बात,
आज लोग कह रहे हैं कि भाई काठ की हंडी दोबारा नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई। आपने हमें बिजली के मुद्दे के ऊपर बेवकूफ़ बना दिया, पानी के मुद्दे पे बेवकूफ़ बना दिया, लोगों के लाखों के रुपए के बिल। आप विधायकों को जब ये विधायक मांगने जाएंगे ना वोट, लोग बिल दिखाएंगे कि लाखों रुपए का बिल आया हुआ है। आपने क्यों लाखों रुपए का बिल दिया जब पानी माफ था? क्यों आ रहे हैं? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। और लोग पूछ रहे हैं, मुझे रिपोर्टें आ रही हैं कि जब ये विधायक, क्योंकि इन्होंने टिकट अनाउंस कर दिए तो ये लोग जा रहे हैं कैंपेनिंग करने, लोग पूछ रहे हैं सवाल कि भैया ये दिखा दें, बिल दिखा रहे हैं कि देख ले भाई कि क्यों काहे झूठ बोला था। और अरविंद केजरीवाल भी अंदर से जानते हैं, यही कारण है कि उन्होंने बहुत सारी सीटें बदली भी हैं। विधायकों को पता है कि क्या परफॉर्मेंस है जी। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने सीट बदल ली। निश्चित तौर पे पिछली बार बाल बच गए थे, उनको पता इस बार उड़ जाएंगे तो इतनी बड़ी नाक कटेगी इनकी। मैं आपको बता दूं, केजरीवाल साहब खुद चुनाव हारेंगे, जो हालत लग रही है। तभी उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए 3 दिन से बिलबिलाए हुए हैं, बुखलाए हुए हैं, इसीलिए कि कांग्रेस को गाली निकाल रहे हैं कि कांग्रेस खड़ी क्यों हो गई। मेरा मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल भी इस बार डावाडोल है। मनीष सिसोदिया ने तो सीट अपनी बदल ली, उसके बावजूद कुछ नहीं होने वाला उनका। आज दिल्ली की हालत ये है, लोग पूछ रहे हैं गंदगी क्यों है, लोग पूछ रहे हैं कि सीवर का पानी क्यों मिक्स आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं पानी गंदा क्यों आता है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चे, कहते थे दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन दिल्ली आज ना मजबूत फेफड़े वालों की हो गई है। ठीक बता, आपका एक ट्विटर देख रहा था मैं, आपने एक तस्वीर पोस्ट कर रखी है, उस पर पोस्टर है, हालांकि दैट कुड बी ए पार्ट ऑफ योर इलेक्शन कैंपेन। सड़कें टूटी, सीवर फुल, आपको लाकर कर दी भूल। निश्चित तौर के ऊपर, क्योंकि आज आप किसी गली में चले जाइए दिल्ली के अंदर, दिल्ली वाले आज पछता रहे हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों को बाहर से बुलाता हूं तो उनको शर्म आती है आज अपने घर बुलाते हुए, क्योंकि आसपास का जो माहौल है, पानी आप साफ पिला नहीं सकते उसको, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, गंदगी, स्मेल, कूड़ा करकट उनसे उठ नहीं रहा। वो बीजेपी को गाली निकालते थे एमसीडी के अंदर, अब तो एमसीडी भी इनकी है। कूड़ा क्यों नहीं उठता? आप जहां चले जाइए कूड़ा, गंदा पानी। आप सेवा बस्ती में चले जाइए, पानी नहीं आता, पानी के लोग इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, उसके बाद बिजली के पानी उनको खरीदने पड़ते हैं। तो काहे बात का भाई, टैंकरों से आज भी कहते हैं टैंकर खत्म कर दूंगा, माफिया खत्म कर दूंगा। आज रिकॉर्ड है, आरटीआई का जवाब है, मेरी खुद की आरटीआई का, कि आपके जो टैंकर हैं वो 600 मतलब 50%, पहले 1200 टैंकर थे, 1800 टैंकर आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। सरकारी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात छोड़ दीजिए। ऑफिशियली टैंकर जो पहले 1200 होते थे, शीला दीक्षित के टाइम पे वो गाली निकालते थे शीला दीक्षित को, आज टैंकर माफिया है। तो आज टैंकर माफिया नहीं है। इसलिए मेरा कहना है लोग अब तंग आ चुके हैं। तो आपके आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आपके पास हर चीज पे आप हर तीसरे दिन आरटीआई डाल देते हैं और फिर उसको ट्विटर पे डालकर पोस्ट कर देते हैं। देखिए, मेरा मानना यह था कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है, इस सरकार के झूठ को एक्सपोज करना है। अरविंद केजरीवाल खुद एक आरटीआई एक्टिविस्ट होते थे, बड़ी बड़ी बातें करके वो लोगों को बरगलाया था। उनको एक्सपोज करना जरूरी है और उन्हीं के हथियार से मारना बहुत जरूरी था उनको, कि आपकी सच्चाई आप ही की आरटीआई के द्वारा होगी। तो मैंने 5 साल पहले मीडिया उठाया था कि इनके जितने ये प्रॉमिसेस हैं उसको मैं हर मुद्दे के ऊपर आरटीआई लगा के जवाब निकालूंगा। लेकिन हालत ये है, अब आरटीआई के जवाब देना मुश्किल हो गया। अभी मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था पंजाब की, लगभग 16-17 हज़ार आरटीआई पेंडिंग है, 1 महीने में जवाब देना होता है, सालों साल जवाब नहीं आ रहे। अच्छा, ये खुद आरटीआई एक्टिविस्ट का हाल है। इसलिए मेरा मानना है लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स की आरटीआई रोक रखी है। अच्छा, जवाब देते नहीं, टाल देते हैं। जवाब आएगा 2-2 महीने बाद जवाब आएगा तो गलत जवाब आएंगे, गलत जवाब को मतलब टाल देंगे, घुमा फिरा देंगे। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो इसको पता है कि मैं कैसे घुमाया जाए, जिसके मन में चोर हो, इसलिए मेरा कहना है। लेकिन दिल्ली की सच्चाई लोग आज देख रहे हैं। दिल्ली के लोग ना आज जवाब इनसे मांगने वाले हैं कि गंदे पानी का जवाब क्या है, सीवर ओवरफ्लो क्यों हुआ, क्योंकि आपने डिसिल्टिंग नहीं कराई। आपने कहा था कि हम सीवेज का मास्टर प्लान लेके आएंगे, 6 साल पहले कहा था, आज तक क्यों नहीं आया? दिल्ली की आबादी आज जो 10 साल पहले थी और आज में 50 लाख लोग जुड़ गए हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन सीवेज का मास्टर प्लान, सीवेज नए सीवर डलने हैं जिसमें बड़ी पाइपलाइंस होंगी, बड़ा डायमीटर होगा, आज तक नहीं आया। इतना बड़ा हादसा हो गया। आज दिल्ली की हालत ये है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर
1700 कुछ कॉलोनीज हैं, 1797 कॉलोनीज हैं। और Unauthorized मैं नहीं colonies, कह रहा, हाँ। सरकार का डेटा जवाब कह है रहे हैं, अच्छा 1200 कॉलोनीज में आज भी सीवर की पाइपलाइन नहीं बिछी हुई। ये दिल्ली की जो कहता हूँ दुखदायक सच्चाई है। आज भी वहां पे सीवर का पाइपलाइन नहीं है। ये दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली की देश की राजधानी है। चलिए, ये तो आप unauthorized लंदन पेरिस की बात कर रहे हैं, आप लंदन पेरिस छोड़िए, अब दिल्ली को दिल्ली बना के छोड़ दीजिए ये भाई। तो आप अनऑथराइज कॉलोनी की बात कर रहे हैं, मैं तो एक पॉश इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ पे एक आईएएस कोचिंग सेंटर चल रहा था। वहाँ सीवर की सफाई ना होने की वजह से पानी भर गया और बच्चों की मौत इससे हो गई। बड़ा दुखद इंसिडेंस क्या होगा कि एक बारिश आती है और दिल्ली का हाल क्या होता है। जिस प्रकार से रविंद्र नगर के अंदर पानी भरने की वजह से जी, बच्चे मर गए, उसका जिम्मेवार जो मैं मानता हूं ना, कत्ल है वो, हत्या है वो। हत्या है वो। और इस हत्या की जिम्मेवारी ना अरविंद केजरीवाल सरकार की है। और निश्चित तौर के ऊपर इसकी जिम्मेवारी से अरविंद केजरीवाल भाग नहीं सकते, क्योंकि जो काम आपको करने थे ना वो आपने किए नहीं। पार्षद अगर आपका, विधायक आपका। आपने पैसे खा लिए, पैसे किताबों के अंदर आपने डिसिल्टिंग हो गई, किताबों के अंदर आज भी डिसिल्टिंग हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी डिसिल्टिंग नहीं हुई थी। यमुना के अंदर बाढ़ आना, उसके बाद बच्चे मर जाना दिखाता है कि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। जी। और इसकी जिम्मेवारी से आप भाग नहीं सकते हो, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। यमुना पे आता हूँ। ये यमुना जब 2015 का चुनाव था तो आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस आम आदमी पार्टी, यू नो इट वेरी वेल। तो मैंने काम भी किया सरकार में। तो ये उस वक्त में वादा करते थे कि जी मुझे 5 साल दे दो और मैं आपको यमुना में डुबकी लगवा दूंगा। 7 दिन पहले इनका एक निजी चैनल पे इंटरव्यू था, मैं देख जी रहा था। जी, खुद माना, मैं नहीं कह रहा, अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो है, आज भी मेरे पास वो हमने रिकॉर्ड करा हुआ है कि मैं 3 काम नहीं कर पाया, सड़क नहीं बना पाया, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मुझे 5 साल और दे दो। काहे को 5 साल और दे दो भाई, क्यों दे दें आपको? 10 साल तो हो गए। आपने खुद कहा था कि मैं यमुना अगर साफ ना कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना। तो वक्त आ गया बॉस, यमुना खुद कह रहे हो आपने साफ नहीं करी, अब आपकी ऊपर जनता आपको विश्वास नहीं करेगी, बहुत हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी की एक विजन वाली सरकार आएगी, आने वाले 20 साल के अंदर दिल्ली कैसी होगी वो दिखाएंगे हम। और हम कोई ऐसे नहीं बोल रहे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है दिल्ली के अंदर, मतलब जिस प्रकार से मैंने बताया आपको कि उसको हमने 5 साल में काम करके आज भी लोग याद करते हैं। और दिल्ली के अंदर जो डायनेमिक्स है, दिल्ली में पूर्वांचल के लोग भी रहते हैं, दिल्ली में उड़ीसा के लोग भी रहते हैं, दिल्ली में मध्य प्रदेश के लोग भी रहते हैं, दिल्ली में यूपी के लोग भी रहते हैं। लोग देख रहे हैं वहाँ के कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकारें निरंतर बार बार चुन के आ रही हैं। वो चुन के इसलिए आ रही है कि वहाँ काम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, वहाँ के राज्य सरकारें, चाहे अगर मैं यूपी की सरकार मान लीजिए, यूपी में योगी जी और केंद्र में मोदी जी, दोनों की डबल इंजन की सरकार अगर काम ना कर रही होती ना, बार बार सरकारें नहीं चुनती। हरियाणा में तीसरी बार आई, यूपी में आ चुकी है, मध्य प्रदेश में आ चुकी है, गुजरात में तो सालों साल से सरकारें आ रही हैं। ये ऐसे नहीं आती सर, ये काम करते हैं तो लोग चुन के भेजते हैं जी। इसलिए मेरा कहना है, जो लोग यहाँ के लोग, यहाँ जो लोग रहते हैं वो देख रहे हैं जी कि दिल्ली के अंदर तो सत्यानाश हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अन्य राज्यों को चमका रहे हैं, अन्य राज्यों को आगे लेके जा रहे हैं। तो इस बार तो दोबारा एक मौका मिलना चाहिए, जो विजन हो मोदी जी का विजन केंद्र से, और दिल्ली के अंदर एक नई जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो उसके अंदर उनका विजन होना चाहिए कि आने वाले 10 साल 20 साल प्रदूषण से कैसे मुक्ति मिले। जी, गैस चैम्बर बना हुआ है, दिल्ली यमुना कैसे साफ हो, दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसी हो, दिल्ली के अंदर बिजली हमें सस्ती कैसे मिले। 16 रुपए 18 रुपए लोगों को बिजली का यूनिट मिल रहे हैं, पीपीएसी चार्जेस, एनर्जी चार्जेस, फलाना चार्जेस, ढिहाना चार्जेस कर करके आपने दिल्ली वालों को लूट रहे हैं। जिस प्रकार से आप हजारों करोड़ रुपया आप निजी कंपनियों के साथ मिलके आप लूट रहे हो, वो एक सरकार ऐसी आएगी जो सस्ती बिजली मिले। हमें एक ऐसा विजन चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। आज हम इस पॉडकास्ट को हरीश भाई यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश के ही गाज़ियाबाद में बैठे हैं, और आपने अभी योगी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया, चाहे वो यूपी में योगी जी हों और केंद्र में मोदी जी हों। क्या आपको लगता है कि अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को भय युक्त प्रदेश कहा जाता था वो भय मुक्त हो गया और वो चमक युक्त हो गया, उसी प्रकार से आप दिल्ली को भी आप चमक युक्त प्रदेश बनाने जा रहे हैं? निश्चित तौर के ऊपर जिस प्रकार से यूपी के अंदर आप याद करिए वो ज़माना, मैं तो
गाजियाबाद में मैंने सब कुछ देखा हुआ है, क्योंकि मेरी कॉलेज मेरा वहीं से हुआ है। IMT जब मैं पढ़ता था, MBA करता था, तो देखता था किस प्रकार से वहाँ पे हाल होता था, गैंग वॉर्स होती थी। एक सपा बसपा की सरकारों का हाल देखा है। आज लोग यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। आज यूपी के अंदर आप हाईवेज देख लीजिए, आप दिल्ली से लखनऊ जाएंगे, मज़ा आ जाता है चलने में। पहले 9-9, 10 घंटे लगते थे, आज 5-5.5 घंटे के अंदर आप दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाते हैं। ये काम हुआ है, और एक काम की वजह से सेंटर का सपोर्ट, एक सेंटर का विजन और यूपी में एक सरकार का विजन, दोनों जब विजन मिल गए, 1 और 1 11 होते हैं ना, उस वजह से आज जो यूपी का विकास हुआ है निश्चित तौर के ऊपर। अब मैं अपनी विधानसभा का एग्जाम्पल देता हूँ जी। मेरे यहाँ पे यूपी के लगभग 15-20 हज़ार लोग रहते हैं। अयोध्या के लोग हैं, गोंडा से लोग हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं। क्या वो लोग देख नहीं रहे कि यूपी के अंदर क्या विकास हो रहा है जो दिल्ली के अंदर नहीं हो रहा? यूपी के अंदर तो चमाचम सड़कें हैं, यहाँ टूटी हुई सड़कें मिलती हैं, यहाँ गड्ढे ज़्यादा हैं और सड़कें कम हैं, जबकि अवेयरनेस बनाने वाले लोग नहीं देखते यहाँ पे। इसलिए मेरा कहना है कि अब वक्त आ गया है इस सरकार को बदलने का, और मुझे लगता है कि लोग अब देख रहे हैं कि यार अब हो गया, अब हमें एक ऐसी सरकार चाहिए कि जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक अच्छी सरकार देगी, एक हमारे आने वाले बच्चों के लिए सरकार देगी, भविष्य की सरकार देगी। और जिस प्रकार से लोगों के अंदर एक अपेक्षा है मोदी जी के प्रति कि मोदी जी करके दिखाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उस पर विश्वास करते हुए हम लोग दिल्ली के अंदर भी एक सरकार में बदलाव लाएंगे। और सिर्फ इसलिए नहीं कि केजरीवाल से दुखी हैं, केजरीवाल से दुखी तो है ही हैं, लेकिन एक जो उम्मीद है कि मेरी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो है, जिसमें हमारे बच्चे हैं, उनके लिए उनका भविष्य कैसे होगा, ऐसी सरकार आएगी। तो केजरीवाल से दिक्कत क्या है वैसे? आपको बच्चों की कस्में खा खा कर वो काम कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कर लूंगा, वो नहीं लूंगा, दिक्कत क्या है? काम तो कर रहे हैं। देखिए, लोग काम कर रहे हैं, काम का मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को छला, लोगों को झूठ बोला, बच्चों की कसम, आपने एग्जाम्पल दिया, बच्चों की कसम खाता हूँ मैं राजनीति के अंदर, मेरा तंज था वो, राजनीति में नहीं आऊँगा, राजनीति में आए, कसम खाता हूँ कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ली बड़ा बंगला नहीं लूंगा, शीश महल आपने देखा किस प्रकार से शीश महल के आगे तो एक 7 स्टार फेल है। मैंने तो एक बार मैंने शायद ट्वीट भी किया था कि अंबानी जी को अपना घर और उस शीश महल को अगर देख लें तो उनको लगेगा मेरा घर फेल है इस शीश महल के आगे। तो लेकिन अंबानी जी ने अपने पैसे बनाए, इन्होंने तो जनता के टैक्स के पैसे बनाया। अगर एक घर के अंदर कम्बोर्ड अगर 7-7 लाख, कम्बोर्ड से याद आ गया मुझे, आपने एक ट्विटर पे 7-7 लाख रुपए का कम्बोर्ड लगाया है। तस्वीर ये कहाँ से लाते हैं आप? वही तो कह रहा हूँ, 7-7 लाख का कम्बोर्ड लाए। तो बॉस, ये तस्वीर कहाँ से लाते हैं आप? ये तो मैं अपने एडिटर को बोलूंगा कि मैं इसको दिखाया। ये क्या कोई स्पाई कैमरा है क्या आपका? ये सच्चाई है। देखिए, स्पाई कैमरा तो नहीं है, लेकिन इस सरकार की सच्चाई बहुत कुछ पता है मेरे को। इसलिए मेरा कहना है कि लोग ना दुखी हो चुके हैं। आपने कहा कुछ और, राजनीति बदलने आऊंगा, आपने राजनीति बदली, मानता हूं, लेकिन राजनीति आपने बदली झूठ के लिए। आपने एक मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया राजनीति के अंदर। लोग आने से डरेंगे। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। लोग कहेंगे यार, एक उम्मीद की किरण थी अरविंद केजरीवाल, देश को बदलने, राजनीति को बदलने आए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त करने आए हैं। ये सरकार ना भ्रष्टाचार की नंबर 1 सरकार है। जब इनके भाई परतें खुल रही हैं, परतें खुलती जाएंगी, तो अभी सिर्फ एक था, शराब घोटाले में सिसोदिया जेल में, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है सर। अच्छा, बहुत कुछ है। एक केस मैंने किया हुआ, मेरे पर उन्होंने मानहानि का भी केस किया हुआ है, क्लासरूम का घोटाला आपने देखा भी होगा। सीवीसी के अंदर तो रिपोर्ट भी आ गई कि आपने बाथरूम को क्लासरूम बनाया हुआ है आपने। अच्छा, बाथरूम को क्लासरूम? सर मैं एग्जांपल देता हूँ। आप कंस्ट्रक्शन के किसी से पूछ लीजिए, एक कुंडी की कुंडी जो छत होती है जी, उसका एक कमरा 200 स्क्वायर फीट जिसमें डली होती है, वो 200 स्क्वायर फीट का कमरा कितने का आ जाएगा जी? 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, इससे ऊपर नहीं आएगा सर। जितना मर्जी आप कर लीजिए सर। 32 लाख रुपए का एक कमरा, बाप रे, 32 लाख रुपए का। और ये बात करते हैं शिक्षा क्रांति की कि हम शिक्षा क्रांति, हमने बहुत बढ़िया स्कूल कर दिए, हमने ये कर दिया। भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला है। 32 लाख रुपए का एक कमरा? हाँ जी सर जी, आपको भी हैरानी होगी ना। कंडी कुड़े की छत, 200 स्क्वायर फीट की एक कमरा, जो नॉर्मल कमरा होता है, बेंचेज, और ये 5 लाख से ऊपर का खर्चा नहीं आएगा। जितना मर्जी आप कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए आप। 32 लाख रुपए। मैंने जब आरोप लगाया था 5 का 25,
आज जब वो रिपोर्टें सामने आई ना, वो 5 का 25 नहीं है, 5 का 32 हो गया वो। और ये सच्चाई है। वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। नहीं, ये वो लोग हैं जो 70 लाख रुपए का कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला बताते हैं, बोले एक टिश्यू पेपर का बॉक्स जो है वो इन्होंने 5,000 रुपए में खरीदा था। ये लोग वो हैं। आज शीला दीक्षित जी की ना आत्मा रो रही होगी। क्यों कह रहा हूँ, आपने 300 पेज का डॉक्यूमेंट लेके आए थे जी, मैं दिखा रहा हूँ जी शीला हाँ, वो दीक्षित फाइलें चोर दिखाते है, थे, हाँ। शीला दीक्षित चोर है। उस इंसान के ऊपर आपने आरोप लगाया, भ्रष्टाचार हुआ होगा, निश्चित तौर पे मान लिया हो गया, तो लगते ना सबूत। आपने उनका चरित्र हनन किया, मतलब उनको कैरेक्टर असेसिनेट किया, भ्रष्टाचारी हैं, लगते सबूत। कहाँ गया वो सबूत? हमसे सीवीसी ले ली, ये हो गया। मुझे बताइए, बार बार कहते हैं हमसे ये ले लिया, हमसे वो ले लिया। जाते कोर्ट में आपको अगर सबूत थे, मेरे पास सबूत थे सरकार के खिलाफ, मैं कोर्ट में गया, मैं सीवीसी में कहा, सीवीसी की जांच हुई, एक केस, 3 केस चल रहे हैं, सीवीसी में केस चल रहा है, आपका लोकायुक्त में केस चल रहा है, सीबीआई में मैंने दिया हुआ केस, इसी 5 का 32 की बात कर रहा हूँ। सच्चाई सामने आ रही है धीरे धीरे, और आएगी निश्चित तौर के ऊपर। ये तो एक से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। शराब का आपने देख लिया, आपने शीश महल का देख लिया, आपने क्लासरूम का देख लिया, आपने अभी डीटीसी बसेस का आपने घोटाला सामने आ रहा है धीरे धीरे, वो भी आपके सामने आएगा। ऐसे कितने डिपार्टमेंट्स हैं, जिस डिपार्टमेंट में हाथ लगाइए सर। आपने भी कुछ बिजली घोटाले का भी जिक्र किया था। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। ये वही लोग हैं जो अपने मैनिफेस्टो में कहते थे कि हम इन बिजली कंपनियों को नकेल डालेंगे जी, हम इन सीएजी का ऑडिट कराएंगे। आज 10 साल हो गए, कितने सीएजी ऑडिट हो गए? एक भी नहीं। एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि हम लोगों को ऑप्शन देंगे, मैनिफेस्टो में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम लोगों को ऑप्शन देंगे, नई कंपनीज को इनवाइट करेंगे और कंपनी चूज करने का ऑप्शन, कंपनी चूज करने। आज तक किसी और कंपनी को टेंडर क्यों नहीं दिया? और ये वही लोग हैं जब 300 करोड़ की सब्सिडी शीला दीक्षित ने दी थी, इन्होंने कहा था पैसे खा लिए। आज 4,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सिर्फ बिजली फ्री के नाम पर आप उन्हीं कंपनी को दे रहे हो जिनको आप आरोप लगाते थे। इन्हीं को आरोप लगाते थे ना आप। 300 करोड़ का आरोप लग गया जी, आप बिजली कंपनी से शीला दीक्षित की 60 गांठ है, पैसे खा गए। आज उन्हीं कंपनियों को आप 4,000 करोड़ रुपया दे रहे हो फ्री बिजली के नाम पर, कोई जांच नहीं। आप कहते बिजली फ्री दे दी, तो आप डायरेक्ट, जैसे मोदी जी करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के अकाउंट में पैसे डालते हैं। क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि आपका 60 गांठ है बिजली कंपनियों के साथ। एक बात, आप क्यों नहीं थर्ड ऑप्शन लाते, फोर्थ ऑप्शन लाते? एक ग्राहक को चुनने का हक है कि मैं कंपनी चुनूं। मोबाइल का याद करिए, आज मल्टीपल ऑप्शन होने की वजह से आज लोगों का आउटगोइंग सस्ती हैं। आज अगर ऑप्शन देते, मुझे भी ऑप्शन होती कि इस कंपनी का भी बिजली महंगी है, मैं उस कंपनी से ले लेता हूँ, कंपटीशन होता है उन लोगों के अंदर, तो बॉस ग्राहक को फायदा होता है ना, फायदा होता। ये होता है विजन। लेकिन आप का खेल है, आपने पैसा कमाना है इसलिए। अच्छा, मुझे ये पीपीसीए के नाम पर मैं बताता हूँ, ये तो एक 4,000 करोड़ तो एक बात है सर। पीपीसीए के नाम पे 14,000 करोड़ रुपए आपने बिजली कंपनी को दे दिए, कौन साहब देगा? नहीं तो ये कहते थे मुकेश अंबानी की कंपनियां चल रही हैं, अंबानी ग्रुप की कंपनी चल रही दिल्ली में, और बिजली की जो वितरण कर रही हैं, और अगर मैं सरकार में आ गया तो मुकेश अंबानी को जेल भेजूंगा। आज भी कंपनी वही चल रही है, वही कह रहा हूं ना। और इन्हीं कंपनियों में आरोप लगाते थे कि शीला दीक्षित 60 गांठ है। तो भैया 10 साल में क्यों नहीं बदली? अगर करप्ट है वो, सरकार भी करप्ट थी और बिजली कंपनियां भी करप्ट थी, तो क्यों नहीं बदली? क्यों नहीं नया लेके आए? क्यों नहीं सीएजी ऑडिट किया? दूध का दूध पानी का पानी हो जाता जी। और लेकिन अब उसका तुर्रा ये है, 300 करोड़ जब दिया तो कंपनियां भ्रष्ट थी, सरकार भ्रष्ट थी। आज उन्हीं कंपनी को आप 4,000 करोड़ रुपए दे रहे हो, तो कंपनी ईमानदार हो गई। कंपनी ईमानदार हो गई। ये तो गजब और गजब का लॉजिक है। अच्छा, 4,000 करोड़ तो एक चीज है सर, 14,000 करोड़ पीवीसी के नाम पर, उसके बाद ये फंड वो फंड, सर 1 लाख करोड़ रुपए है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 लाख करोड़ रुपए 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए इन कंपनियों को फायदा दिया 5 साल में। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ सर। और बड़े, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, ऑफिशियल डाटा की बात कर रहा हूँ। 1 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने इन 5 सालों में इन बिजली कंपनीज को दिया है। अच्छा, ये मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंटली, जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। और मेरी बात को अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना मैं हरीश खुराना गलत है, केस करके दिखा दे मेरे ऊपर, कर दे, मेरे को माना नहीं कर, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। इन कंपनियों के साथ मिली भगत करके आपने 1 लाख करोड़ रुपया किसकी जेब में गया, क्या गया, ये जांच नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। आप जब किसी को पैसा देते हो तो आप हिसाब रखते हो ना सर
कि मैंने इतना पैसा दिया, आप हजारों करोड़ रुपए आप उस कंपनी को दे रहे हो, क्या लोगों को जानने का हक नहीं है कि कितने पैसे कहाँ गए? हम सीएजी की ऑडिट की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? जाके कोर्ट में आप कहते हो जी 10 चीजें 50 चीजें नहीं होनी चाहिए ऑडिट, क्यों भाई? गजब लॉजिक। अच्छा, मुझे 2019 में अगर मैं थोड़ा सा पहले चलूँ, 6 साल लगभग, आपका एक ट्वीट बहुत तेज़ी से फैला और आपने दिल्ली के तथाकथित शिक्षा के आप कह लीजिए कि जिन्होंने शिक्षा क्रांति से शराब क्रांति तक की लड़ाई लड़ी है या शराब की क्रांति की है दिल्ली में, उनको आपने 4 घंटे उलझाए रखा अपने ट्वीट में, और वो आपका ट्वीट बहुत तेज, पूरा मामला मुझे तो पता है, मैं चाहूँगा वो आप थोड़ा सा व्यूवर्स को बताइए। देखिए, मनीष सिसोदिया जी झूठ बोलने के आदी हैं जी। उन्होंने एक झूठ बोला, उस झूठ को एक्सपोज किया। अब मनीष सिसोदिया जी मेरे साथ उसमें जवाब तर्क वितर्क करने लगे, तो लगभग वो 27-28 ट्वीट्स उन्होंने किए, उसके जवाब मैंने दिए, तो 3-4 घंटे उसमें लग गए। 4 घंटे हमारा वाद विवाद चलता रहा ऑन ट्विटर के ऊपर। लेकिन मनीष सिसोदिया बात का जवाब दे नहीं पाए। बात क्या थी वो पूर्ण राज्य के ऊपर थी, उस वक्त पूर्ण राज्य के ऊपर थी। तो उनका ये था कि हमारे को पावर्स नहीं मिलती। तो मैंने उनको चैलेंज किया था, मैंने उनको चैलेंज किया कि 1993 में जब सरकार बनी थी ना, तब भी यही पावर्स थी जो आज है। तब भी एलजी साहब सर्वे सर्वा होते थे, तब भी दिल्ली की सरकार के पास जो विषय हैं वो नहीं होते थे। आज भी वही विषय है, आपको काम करना नहीं आता। मैंने कहा कि 93 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, काम हुए, बहुत अच्छे काम हुए, आज भी लोग याद रखते हैं। 98 में जब शीला दीक्षित जी आई, उस वक्त 6 साल तक केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ समन्वय करते हुए शीला दीक्षित ने 6 साल निकाले, तब भी ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन ये रोना रोते हैं कि मुझे पावर नहीं है। देखिए, सिर्फ एक बहाना होता है। ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं क्या? विक्टिम कार्ड निश्चित तौर पर खेलते हैं। भ्रष्टाचार करना होता है इन लोगों को, और कुछ नहीं करना होता। हर मुद्दे पर भ्रष्टाचार है। आप कोई फाइल उठा के देख लीजिए, भ्रष्टाचार मिलेगा इन लोगों को। नहीं, जैसा मुझे ध्यान है, मैं आपको फिर बीच में रोकूंगा, मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में जो दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई और जिस लेवल पर लड़ी गई, अगर वो इस लेवल पर ये भी लड़ रहे होते तो कहीं ना कहीं जनता को समझ में आता कि हाँ, ये वाकई में पूर्ण राज्य चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक जनता को समझ में आता है, जब मैं अपनी टीम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए भेजता हूँ, तो वहाँ से सुनने को ये मिलता है कि ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, और ये चाहते ही नहीं कि दिल्ली पूर्ण राज्य बने। छोड़िए, पूर्ण राज्य की बात तो आप बाद में करिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, और दुनिया आज भी सवाल पूछ रही है इन लोगों से। 49 दिन के बाद लोकपाल पे सरकार गिराई थी इन लोगों ने, याद करिए। गिराई थी ना। मेरे पास आरटीआई का जवाब है, मैं आपको भेज दूंगा। सर, फाइल आज भी इनके लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, इनके डिपार्टमेंट के अंदर फाइल पड़ी हुई है। एलजी साहब ने वापस भेज दी कि ये चेंजेस करके इसको भेजिए। आज तक नहीं भेजी, आज तक। अच्छा। जिस व्यक्ति ने अपनी सरकार गिराई हो 49 दिन की लोकपाल के ऊपर, आज 10 साल हो गए, आपने लोकपाल का नाम तक नहीं लिया। पूर्ण राज्य की बात तो हम क्या इन्होंने क्या करना, क्या तो बात की बात है। अरे, जिस मुद्दे पे आप सरकार गिरा रहे हो, अपनी इस्तीफा दे रहे हो, 10 साल में मुझे एक इंसिडेंस बता दीजिए सर, एक इंसिडेंस कि इस सरकार ने लोकपाल की बात भी की हो। लाने की बात तो दूर रही, मेरी जानकारी में नहीं। एक इंसिडेंस बता दीजिए कि लोकपाल दिल्ली में लागू होना चाहिए। एक इंसिडेंस सर, एक। और आरटीआई का जवाब है, मैं आपको भेजूंगा कि सर, पिछले कई सालों से लॉ डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सरकार वो फाइल धूल फाक रही है, रोक के बैठा है, धूल फाक रही है। इसका क्या, इससे बड़ा डबल स्टैंडर्ड, इससे ज्यादा क्या हो सकता है सर? इसलिए मेरा कहना है, ये सरकार जो है ना, झूठों की सरकार है, निकम्मों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। अच्छा, शराब घोटाले के दौरान पूरी जो एक कवायद हुई, संजय सिंह जेल भेजे गए, मनीष सिसोदिया जेल भेजे गए, दिल्ली के तथाकथित मालिक मैं उनको कहता हूँ हमेशा से, मेरा एक पैट डायलॉग है, अरविंद केजरीवाल जेल भेजे गए। आप बड़े एक्टिव रहे उस दौरान, मैं आपके ट्विटर्स देखता था, आपने जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ी है। सर, पहली कंप्लेन मैंने करी। अच्छा, पहली कंप्लेन मेरी थी सर। इनके डिपार्टमेंट में मुझे एक खबर लगी थी कि इन्होंने जिसको ठेका दिया वो ब्लैक लिस्टेड है। ओके। और टेंडर डॉक्यूमेंट के हिसाब से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका नहीं दे सकते। हाँ। मुझे खबर लगी थी कि इन्होंने कंसोर्शियम बना के अलग अलग नामों से ठेके लिए, लेकिन मास्टरमाइंड एक ही है। अच्छा।
उसकी पेपर सहित डॉक्यूमेंट्स मैंने इनके अपने डिपार्टमेंट में दिए और उस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने फिर बाद में वो LG को डॉक्यूमेंट दिए, उसके बाद तो फिर अजय माकन जी भी कूद गए, अजय माकन जी ने भी किया। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट्स हमें बहुत पहले हमें RTA के माध्यम से आ गए थे। लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार ने खेल खेला, शराब को लेके खेल खेला, वो आज दुनिया के सामने है। आज वो जितना मर्जी कहते रहे कि कुछ नहीं, हम तो छूट गए जी, सर छूटे नहीं, अभी भी वो बेल पर हैं, बेल पर हैं। तो ये कहते हैं लालू यादव भी, भगत सिंह निकल गए जेल से बाहर, लालू यादव भी बेल पर बाहर आ गए थे, बाद में सजा हुई थी जी। वो दिन दूर नहीं है। मैं आज आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल और पूरी गैंग को सजा जरूर होगी, सजा जरूर होगी। मैं बता दिया आज आपको, क्योंकि दस्तावेज चीख चीख के कह रहे हैं कि खेल हुआ है, घोटाला हुआ है, खेल हुआ है, बहुत बड़ा खेल हुआ है। और जो आज सच्चाई ये है कि इस खेल के अंदर ना मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, आप मोती नगर विधानसभा में रहते हैं और मोती नगर विधानसभा में ही आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हालांकि आप तो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। और मैं जिस तरीके से देखता हूं, आपने केजरीवाल के एक हथियार का जिक्र किया, आपने वो हथियार यानी कि RTI, और दूसरा हथियार केजरीवाल का था मोबाइल कैमरा। आपने उसको भी हथियार बनाया हुआ है, आपने RTI को भी हथियार बनाया हुआ है। आपके प्रतिदिन मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, X पर आप पोस्ट करते हैं। तो मोती नगर में जो विधायक मौजूदा है, मैं पर्टिकुलर विधायक की बात कर रहा हूँ, शिवचरण गोयल की, उसको लेकर के आप बिल्कुल एकदम एग्रेसिव मोड में रहते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका कोई पारिवारिक ताल्लुकात भी है केजरीवाल जी के साथ में, कोई रिश्तेदारी है या कुछ ऐसा है, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर आपके हाथ में पावर आ जाए मोती नगर विधानसभा की, आप कितने दिन में सूरत बदल देंगे? मैं चाहूँगा कि ये संदेश आप मोती नगर विधानसभा के लोगों को दें। देखिए, पिताजी कहा करते थे कि दिल्ली मेरे लिए मंदिर है। जी, मैंने शुरू में ही कहा, दिल्ली मेरे लिए मंदिर है और वहाँ के जो यहाँ के लोग हैं वो मेरे लिए देवी देवता हैं। जी, ऐसी मेरा ध्येय है। मोती नगर विधानसभा मेरे लिए एक मंदिर है और जो वहाँ रहने वाले 1,80,000 लोग हैं वो मेरे लिए देवी देवता हैं और मैं उनका पुजारी हूँ। सूरत बदलनी है उस विधानसभा की। विधानसभा मोती नगर एक टाइम पर ना खुराना जी की, कहते ना, एक पहचान थी। अच्छा, श्री खुराना जी वहीं से विधायक रहे? जी जी जी, खुराना जी की पहचान थी। और मोती नगर वालों को किसी को पूछा था कहाँ रहते हो, तो कहता था वो खुराना जी का क्षेत्र जो है वो। कहने का मतलब ये कि हमारी पहचान मोती नगर विधानसभा से होती थी और लोगों की वहाँ पे पहचान होती थी अच्छा खुराना जी की। तो ये एक संबंध था उस मोती नगर विधानसभा का। एक आइडियल क्षेत्र पूरी दिल्ली में कोई माना जाता था ना, तो मोती नगर माना जाता था, एक गढ़ होता था। अनफॉर्चुनेटली 10 साल से एक ऐसा व्यक्ति वहाँ पे विधायक है जिसने उस एरिया का सत्यानाश कर दिया है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम, वहाँ पे सड़कें नहीं बनती, सीवर ओवरफ्लो हुआ है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, लोगों को पानी पीने का साफ नहीं आता। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक तो 50 बने हुए हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ 2 हैं। मुझे 50 की जानकारी। दोनों की हालत जो है ना, दोनों की हालत मुझे पता क्या है, लोग गाली निकालते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि अब वो वक्त आ गया है कि मोती नगर की सूरत बदलनी पड़ेगी जी। और उस सूरत को बदलने के लिए एक बीड़ा हमने जो उठाया है कि मोती नगर के अंदर वो खुराना जी की विरासत वापस आनी चाहिए। खुराना जी ने जो एक आइडियल क्षेत्र मोती नगर को माना था ना, वो दोबारा वो मोती नगर विधानसभा होनी चाहिए जहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त, अच्छा पीने का पानी, साफ पानी, नल का पानी, ये तो कहते रहते हैं, हम नल के पानी की बात कर रहा हूँ, सीवर बढ़िया वाले, सड़कें अच्छी और लोगों के जो काम। मैं एग्जांपल देता छोड़ा था, बीच में आ गई बात। जी। शिवचरण गोयल जी की आपने बात करी ना, जब उनसे लोग मिलने जाते हैं ना, पता क्या जवाब देते हैं कि तुमने मेरे को वोट नहीं है, तुम्हारे एरिया ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं। वहाँ के लोगों के फीडबैक हैं, मैं काम तब करूँगा जब तुम मुझे अपने घर चाय पे बुलाओगे। ये वहाँ का मशहूर है। अरे, और आपके लोगों का काम तो बिल्कुल नहीं करूँगा, बीजेपी वालों को वोट दिया आपने। ये है जो व्यक्ति की सोच ये हो कि क्योंकि आपने ऑपोजिशन को काम दिया, को वोट दिया है, इसलिए मैं आपका काम नहीं करूँगा, उसकी सोच देखिए क्या होती है। तो उनको कैसे पता कि अपोजिशन को वोट दिया? क्या उनका कोई मैकेनिज्म है? फॉर एग्जांपल बूथ है, फॉर एग्जांपल एक बूथ का एक उस वोट से नहीं जीते, उस वोट से नहीं जीते, तो आपके एरिया की सड़क नहीं बनेगी। ये सच्चाई है, ये दुखद सच्चाई है इस एरिया की। बाप रे बाप।
इसलिए मेरा कहना है कि वक्त आ गया कि जो पहले एक पहचान होती थी ना खुराना जी के नाम पे, एक परिवार मोती नगर विधानसभा मेरे एक परिवार है सर। उस परिवार को का भविष्य का काम एक बीड़ा मैंने उठाया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। कि जो मेरी आने वाली जनरेशन है, अब ना लोग कीर्ति नगर को एक महंगा क्षेत्र मानते थे, मतलब अच्छा पौष क्षेत्र मानते थे। आज लोग ना कीर्ति नगर अपने रिश्तेदारों को बुलाते हुए डरते हैं कीर्ति नगर वाले। क्यों? क्योंकि गंदा पानी, सड़कें टूटी हुई। तो ये मेरा कहना है कि इसलिए लोग जो है ना दुखी हैं और उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि इस बार इस विधायक को तो बदलना है। तो दिल्ली बीजेपी में बहुत सारे अब आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, मंत्री भी आ गए, अभी कैलाश गहलोत आ गए आपके यहाँ, उससे पहले कई सारे पूर्व विधायक आ गए, नितिन त्यागी आ गए, और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ गए। एक आपकी दिल्ली बीजेपी की जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, वो भी पहले आम आदमी पार्टी में थी। उधर कपिल मिश्रा पहले ही आ गए, वो पहला चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं या विधायक हैं या कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनका भी मोह भंग होने लगा है इनसे? निश्चित तौर के ऊपर। और कई तो जो विधायक लड़ रहे हैं ना जी, बेमन से लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सच्चाई बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो अंदर से जानते हैं हम चुनाव हारेंगे। सच्चाई बता रहा हूं, टिकट लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे। अच्छा, मैं सच्चाई बता रहा हूं, उनको पता ग्राउंड रियलिटी क्या है मेरी। हम हारेंगे, लेकिन चूंकि आदेश आया है पार्टी का तो लड़ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पता है उन लोगों कि ये आदमी भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। इनके विधायक भ्रष्टाचारी हैं, और जो लोग अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे वो निकल आए बाहर। तो ये अपने आप आ रहे हैं वापस, या कोई डंडा भी चला रहे हैं आप पीछे से गुप्त रूप से? हम क्यों चलाएंगे हम क्यों चलाएंगे लेकिन सच यही है, सच्चाई यही है कि ये व्यक्ति एक राजनीति जो बदलने आया था ना, लोग बहुत गालियां निकाल रहे हैं। तो आपको लग रहा है इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी आपको बहुत लाभ मिलने जा रहा है? दोनों चीजें। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होने वाला है इनके विधायकों का, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का। दूसरी तरफ मैं फिर कह रहा हूं, एक विजन, इस सरकार का विजन, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद दिल्ली कैसी होगी, उसका विजन। केंद्र में मोदी जी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा ना, तो विकास किस तेजी से दौड़ता है, वो एक हम एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। कौन होगा बीजेपी से अगर जो होगा बनता? गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं ये फैसला करने का काम। अच्छा, बीजेपी के जो लोग हैं वो इस बात से जवाब देने से थोड़ा सा हिचक? ये फैसला काम करने का हमारा नहीं है। हाँ। ये फैसला जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, विधायक करते हैं, वो सब करते हैं। वो एक बार सरकार आ जाए, पार्टी में किसी एक छत्र राज का तो मतलब ही नहीं है ना। शुरू से डेमोक्रेटिक पार्टी रही है सर, केजरीवाल की तरह थोड़ी है जी कि मुख्यमंत्री हटने के बाद भी आतिशी को तो मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन एक पोस्टर पे आतिशी की फोटो नहीं है। कोई पोस्टर उठा लीजिए, मुख्यमंत्री हैं आपकी। अच्छा, जो महिला मुख्यमंत्री की बात कर रही हैं, महिला मुख्यमंत्री की आप बात करते हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हो, महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात करते हो, लेकिन अपने ही चुनावी कैंपेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वहां का विधायक की फोटो होती है और अरविंद केजरीवाल की फोटो होती है। और क्या लिखा होता है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अच्छा, अभी भी मुख्यमंत्री केजरीवाल लिखते हैं? मैं आपको अपने ही शिवचरण गोयल के विधायक के पोस्टर दिखा दूंगा, उनकी पोस्टर दिखा दूंगा। आप उनकी फेसबुक पे चले जाइए, वो लिखा हुआ, आज भी लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री केजरीवाल का धन्यवाद, आपने मुझे टिकट दी। तो जो व्यक्ति महिला सशक्तिकरण के नाम पर एक डमी सीएम बना सकता है, वो क्या करेगा जी? वो क्या करेगा? आप अपनी मुख्यमंत्री की फोटो देना आपको वो नहीं है, तो आप सोचिए आपका कहना कुछ और करना कुछ, आपका कहना कुछ और करना कुछ क्या होता है। हनुमान चालीसा के बहुत पाठ करा रहे हैं आप मोती नगर में, मैं देख रहा था। क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो समंदर है उसको हनुमान जी तार देंगे इस बार? मैं अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं हूं कि सिर्फ चुनावी हिंदू बनता हूं जी। हमारे यहाँ पे तो अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं? निश्चित तौर के ऊपर आप देख लीजिए, सिर्फ जब चुनाव आते हैं उनको हनुमान मंदिर याद आता है। जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहाँ मंदिर घूमते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। आप मुझे बता दीजिए, हमारे क्षेत्र में हर मंदिर के अंदर या हर चौराहे पर हर मंगलवार को, आज से नहीं सालों से, हनुमान चालीसा का पाठ होता है शाम को। आप कभी भी आइएगा, हमेशा मिलेगा। अच्छा, हमेशा मिलेगा। बहुत सारे नुक्कड़ चौराहों के ऊपर, सेवा बस्तियों के अंदर, मंदिरों के अंदर शाम को 7 बजे फिक्स टाइम है। 7 बजे आप बेशक अपना रियलिटी चेक भी करा लीजिएगा। 7 बजे
डॉट शाम को वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को होता है, और ये आज से नहीं, सालों से हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है, हम दिखावे के लिए नहीं करते सर, हम एक्चुअली में हमारे अंदर जो आस्था है उसको हम दिखाते हैं। मोती नगर से अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है पार्टी की तरफ से आपकी, और आप चुनाव में उतरते हैं और आप विधायक बनते हैं, आप 5 वादे मेरे चैनल पे आप क्या करना चाहेंगे अपने मोती नगर की जनता की समक्ष? देखिए, अगर मुझे पार्टी मेरे ऊपर आशीर्वाद देती है कि आप जाके इस रण में उतरिए, जी, पहला, वहाँ पे एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा नाला जा रहा है, नजफगढ़ का नाला ड्रेन है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है अरविंद केजरीवाल साहब का फोटो के साथ कि ये झील बना दी और यहाँ स्टीमर लगेंगे। ओहो, ये सच्चाई बता अच्छा। रहा हूं। नाला है, गंदे नाले की स्मेल आती है। जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तो आधे नाले को उन्होंने कवर कराया था मोती नगर में, आप किसी से पूछ लीजिए, नाले को कवर करा के आज वहाँ पे उस नाले को मैं कवर कराकर वहाँ पे एक जॉगिंग ट्रैक बनेगा सर। ओके, ये पहला वादा ये है। पहला वादा। हर मेरे यहाँ सुदर्शन पार्क है, वहाँ प्रॉब्लम है सीवर की, सीवर डलाने का 100 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। दूसरा वादा। सेवा बस्ती के अंदर आज भी लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं क्योंकि वहाँ पानी नहीं आता, पीने का पानी साफ नहीं है, वहाँ पे सीवर नहीं है ढंग का, और शौचालय नहीं है। पब्लिक टॉयलेट्स लेडीज़ के लिए स्पेशली, उनको लाइनों के पार जाना होता है। ये तीनों काम 100 दिन के अंदर शुरू हो जाएंगे। 2 काम हो और जाएंगे। मैंने 5 पूछे हैं। ठीक है जी। जी। उसके बाद वहाँ पे सड़कों का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। स्पेशली अगर मैं सदगुरु मार्ग से निकलूँ फ्रॉम कीर्ति नगर टू मायापुरी, सत्यानाश हुआ है। लेफ्ट साइड में इतने ट्रक खड़े होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम ट्रांसपोर्ट नगर में आ गए। उसको ठीक कराने की जिम्मेवारी मेरी है। ओके, ये भी आप 100 दिन के अंदर अंदर निश्चित कराएंगे? तौर के ऊपर। जी। पीने का साफ पानी, ये हरीश खुराना वचन दे रहा है, वादा नहीं कर रहा। वचन होता है ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जानकर मानकर, जब टूटता है ना तो ऊपर वाले को जवाब देना पड़ता है। तो ये एक वादा हो गया। तो ये 5 एक मिनट अभी खत्म नहीं हुआ। ओके। मेरे यहाँ डीएलएफ कॉलोनी है, आपको मालूम है आज भी वहाँ बहुत बड़ी कॉलोनी है। अच्छा, वो जो डीएलएफ का पूरी अपार्टमेंट टावर्स हैं, टावर बने हुए हैं। जी सर, वहाँ पे लोगों ने करोड़ों रुपए देके फ्लैट खरीदे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 30% पानी हर रोज वो टैंकर से खरीद के पीते हैं, हर रोज। उन अपार्टमेंट्स में भी? जी सर, 3 करोड़ रुपया हर महीने का बिल वो पे करते हैं, टैंकर्स को देते हैं हर 3 करोड़ रुपया हर महीने का। अच्छा। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, और मैंने कई बार अपने एक्स पे मैंने इसको ट्वीट भी किया है, फोटोग्राफ के साथ, उस टैंकरों के साथ। उस टैंकर माफिया को खत्म करके हर घर के अंदर नल से पानी मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और हमने काम शुरू भी कर दिया इसके ऊपर। मेरी सांसद ने, बांसुरी स्वराज जो वहां से सांसद हैं, उन्होंने जल बोर्ड में बात भी कर ली है, चिट्ठी भी हो गई है, काम शुरू भी हो गया है, और बहुत जल्दी वहां पानी भी मिलेगा। छठा वादा है। छठा वादा 10। हाँ, अच्छा, और भी हैं? बहुत कुछ है सर। अच्छा, ठीक है। बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है। ठीक है। ट्रैफिक वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जी। इंडस्ट्रीज भी आती है ना आपके यहाँ? उसी पे आता हूँ। ट्रैफिक की वहाँ बड़ी बड़ी समस्या है। रोड को इतने डिवाइडर्स लगे हुए हैं कि लोग वहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है। उसको एक सुचारू कैसे होगा, ट्रैफिक की समस्या कैसे दूर होगी, उसको ठीक करना है। 7वां, वहाँ पे एक B58 करके झुग्गियों का एक वो है सर। आप वहाँ कभी चले जाइए ना तो नरकी जीवन जी रहे हैं वो लोग। सीवर आज तक नहीं बिछा वहाँ पे। अच्छा। रामा रोड के ऊपर जी। आज तक नहीं बिछा। कंप्लेन कर करके थक गए हम, लेकिन कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है सर। 100 दिन के अंदर उस B58 की झुग्गियों का काम शुरू कराने की जिम्मेवारी मेरी है। ओके, तो इस 7 वादे हो गए आपके। और कहोगे तो करता जाऊंगा जितने कहोगे। मुझे सर पूरा विजन है सर। You have a vision document. सर I'll be doing a vision document जो मेरे संकल्प होगा मेरी विधानसभा का। Particularly आपका एक संकल्प पत्र होगा। जैसे एग्जांपल 8वां बोलता हूँ मैं, सुदर्शन पार्क के 2 पुल जोड़ने के 2 पुल हैं। ओके। छोटे से हैं, बहुत दिक्कत आती है, दोनों को चौड़ा करके सुचारू रूप से ट्रैफिक निकालने का। 8वां, सुदर्शन पार्क में एक भी पार्क नहीं है। सुदर्शन पार्क नाम है लेकिन पार्क एक नहीं है। अच्छा, ये तो जोक है। पार्क एक नहीं है, वहां पार्क बनाने का तो जगह है वहाँ पे? 10वां होगा, बिल्कुल निकालेंगे। 10वां सुनिए आप, सुदर्शन पार्क में एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं है जहाँ पे लोग अपने बच्चों की या कोई फंक्शन, कोई शादी कर सकें। बनवाएंगे। ओके।
ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं सर, जी, बहुत कुछ विजन है मेरे पास। ओके, इस एरिया को कैसे आगे लेके जाना है, उसकी पूरी की पूरी चार्ट, विजन, कैसे आगे लेके जाना है, किस डिपार्टमेंट से कितना, थोड़े बहुत गुण हमने पिताजी सीख लिया है ना जी, किस डिपार्टमेंट से कैसे पैसे निकलवा के काम करवाना है, इतना तो थोड़ा बहुत आपको है। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री 10 साल से अरविंद केजरीवाल हैं। नई दिल्ली विधानसभा से विधायक बनते हैं और रहते हैं सिविल लाइंस। अब सिविल लाइंस वाला बंगला खाली हो गया जो शीश महल बनवाया था, बताते हैं आप लोग, वाकई में शीश महल है भी वो। अगर आपको भविष्य में ये अवसर प्राप्त होता है तो क्या आप मोती नगर विधानसभा छोड़ करके सरकारी बंगले में चले जाएंगे जैसा अरविंद केजरीवाल ने किया? आप अपने लोगों को छोड़ेंगे या आप उन्हीं लोगों के बीच में रह करके अपनी राजनीति को आगे मेरे बढ़ाएंगे? पिताजी मुख्यमंत्री बने थे ना, जी। तब भी अपना घर नहीं छोड़ा था उन्होंने। मैं यही सुनना चाह रहा था सुन आपसे। लीजिए, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे ना, तब भी उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा था। हम अपना रूट कभी नहीं छोड़ते, और जो भविष्य में क्या होगा जी। वो तो भगवान जानता है, लेकिन मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो अपने रूट से हमेशा जुड़ा रहता है। हरीश खुराना हमेशा अपने रूट से जुड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, आपने इतना सारा समय निकाला और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं। मैं आपसे चलते चलते एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपको ये सादगी कहाँ से मिली? मुझे इस सादगी का और जवाब दे दीजिए। मैंने पॉडकास्ट के शुरू में ही कहा था कि विधायक का साले का, पड़ोसी की सास का लड़का, गाड़ियों पर लोग ये लिख देते हैं। मैं आपकी सादगी से भरी हुई गाड़ी को देख रहा हूँ, बाहर खड़ी है। आफ्टर बीइंग ए सन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, आपको इतनी सादगी कहाँ से मिलती है? मेरे परिवार से, मेरी पार्टी से, और मेरे शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के विजन से। यूथ विजन को बता रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं कोई दिमाग से नहीं बोल रहा, मैं दिल से बोल रहा हूँ। वो व्यक्ति जो 24/7 जनता के लिए लगा हुआ, एंड सेटिंग एन एग्जाम्पल, आई एम सीइंग एज अ रोल मॉडल। मोदी जी इज माई रोल मॉडल। जिस प्रकार से वो काम करते हैं, उसी से प्रेरणा मिल रही है बॉस। इसलिए यूथ को क्या संदेश काम देंगे? करते जाएं, देखिए, वक्त आ गया कि इस सरकार को एक विजन चाहिए, और विजन वाला एक सरकार को चुनिए। भविष्य आपका भी उज्जवल हो, ये कामना करते हुए फ्री बीज के चक्कर में मत पड़िएगा। आप एक उज्जवल दिल्ली कैसी हो, साफ सुथरी दिल्ली कैसी हो, आने वाले 20 सालों के अंदर दिल्ली कैसी हो, उसका विजन देख के आप दिमाग लगा के वोट करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, आप आए, आपने समय निकाला और न्यूज़ स्कूप के दर्शकों से आपने बात की। और आपका चुनावी समय है, चुनाव की आपकी जो तैयारियां हैं वो चलती रहें और आप चुनाव में आगे बढ़ें, ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हरीश खुराना जी, और अपने चुनावी समय से समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए, पॉडकास्ट आपके साथ किया। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और दिल्ली का चुनाव आ रहा है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए तो आपको प्रेरित नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अपना जो वोट है, कीमती वोट है, उसको सोच समझ करके उसका इस्तेमाल करिएगा। और जिस दिन चुनाव की तारीख आपके शहर में हो, आपके क्षेत्र में हो, उस दिन वोट डालने ज़रूर निकलिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्कूप देखते रहिए। नमस्कार।